नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी जो है एसएससी एमटीएस के लिए एनालिसिस की वीडियो चल रही थी और आप लोगों का जो सीजीएल की प्रैक्टिस सेट की वीडियो है बीच में स्किप कर दिए थे हमने टाइम के अभाव में, तो आज से फिर से स्टार्ट कर दिए हैं आप लोगों के ही कमेंट पे। तो चलिए, जिनको भी एसएससी सीएचएसएल सीजीएल और जो भी आने वाले एग्जाम में टीसीएस जो एग्जाम करवाएंगे आपको देना है, तो ये सीरीज ज़रूर फॉलो कीजिएगा। साथ ही साथ एनालिसिस भी फॉलो करते रहें, इससे आपको एक माहौल का पता चलता है कि मार्केट में अभी किस लेवल की क्वेश्चन जो है चल रही है। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। पहला जो हमारा प्रश्न है, 1934 में हुई ऐतिहासिक राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किस देश में हुआ था? इन व्हिच कंट्री वाज द हिस्टोरिकल कॉमनवेल्थ गेम हेल्ड इन 1934? देखिए, ये क्वेश्चन इसलिए बनेगा, कल इस पे क्वेश्चन बन चुका है कि 1900 ईस्वी के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है वो कहाँ पर हुआ था। तो ये क्वेश्चन क्यों बना भाई? आप इंडिया में एग्जाम दे रहे हो और इंडिया जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जो सेकेंड ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था 1900 ईस्वी के पेरिस में, यहीं से भाग लेना स्टार्ट किया था। तो ये वाला क्वेश्चन क्यों नहीं बन सकता? तो ये क्वेश्चन, ये जो हेल्ड हुआ था आपका कॉमनवेल्थ गेम 1934 में, ये इंग्लैंड के लंदन में हुआ था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं कॉमनवेल्थ गेम के थोड़ा बैक साइड में हम चलते हैं। कॉमनवेल्थ गेम को पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा जाता था। ये उन देशों का समूह है जो कभी न कभी ब्रिटिश सरकार के अधीन रहा हो, ठीक है। भारत इसी राष्ट्रमंडल खेल में भाग लेना स्टार्ट किया था, यानी इनकी बात हो रही है 1934 से, जो लंदन में हुआ था। इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत यानी कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत की बात करें तो 1930 में कनाडा के हैमिल्टन सिटी में हुआ था। इसके अलावा जो अभी अभी जो प्रीवियस आपका कॉमनवेल्थ गेम कराए गए थे CWG 2022 में, ये बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर कराए गए थे। और नेक्स्ट जो CWG होगा ये आपका ऑस्ट्रेलिया में होगा। आगामी जो होगी वो 2026 में होगी, याद रखेंगे, ये ऑस्ट्रेलिया में होना है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। 2022 में जो अभी अभी कॉमनवेल्थ गेम संपन्न हुआ है, इसमें भारत को 61 जो है मेडल मिला है, जिसमें 22 गोल्ड मिला है, 16 रजत यानी सिल्वर और 23 जो है ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक प्राप्त किया है। इन 61 पदकों के साथ भारत का जो पोजीशन रहा है, रैंक रहा है, ये चौथा रहा है। फोर्थ रैंक पे जो है इंडिया रहे थे। पहला रैंक पे कौन रहा था? ऑस्ट्रेलिया रहा था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे जहां पे नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम कराए जाएंगे। व्यक्तिगत रूप से भारत के लिए जो है सबसे अधिक पदक जो है मेडल जो है किसने जीता? तो ये शरत कमल ने जीता, जिन्होंने 4 पदक अकेले को प्राप्त किया, जिसमें से 3 गोल्ड है और 1 आपका सिल्वर है। इसीलिए शरत कमल को 2022 वाला जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इकलौते खिलाड़ी को दिया गया है। ये टेबल टेनिस खेलते हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। आगामी राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया में होगी, बता दिए हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न जो है हमारा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? ठीक है, अंडर व्हिच मिनिस्ट्री इज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वर्किंग? मतलब किस मंत्रालय के अधीन जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपका जो है काम करता है? तो ये भैया लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, ठीक है। इसे मैक्रो मिनी इस प्रकार से कहेंगे आप, लघु सूक्ष्म है ना, और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत जो है ये आपका मुद्रा योजना कार्य करता है। अब बात आती है इस मुद्रा योजना की शुरुआत कब और कहां से हुई थी। जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया था कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? भाई 2015 जानते हुए भी अगर स्थान नहीं जाना तो गलती हो गया है ना। ये स्टेट लेवल का कोई एग्जाम था, है ना, शायद ये हरियाणा के एग्जाम था, है ना। इस योजना की शुरुआत जो है ये 2015 में दिल्ली से हुई थी, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। मुद्रा योजना, इसकी फुल फॉर्म भी कई कई बार जो है एग्जाम में देखा गया है, CHSL के एग्जाम में, है ना। MTS में तो इसका फुल फॉर्म नहीं देखा गया है, इसके जो है किस मंत्रालय के अधीन आया ये देखा गया था, है ना। देखिए, जो इसका फुल फॉर्म है, M से है मैक्रो, U से है यूनिट्स, D से है डेवलपमेंट्स, R से है रीफाइनेंस और A से है एजेंसी, ठीक है। और A जो है यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, एंड, है ना। यहाँ पे एंड जो है इसमें कहीं भी एक का कोई एंड का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मुद्रा योजना का मैक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड फाइनेंस एजेंसी, रीफाइनेंस, माफ कीजिएगा, फाइनेंस नहीं रीफाइनेंस, राइट। तो ये है मुद्रा का जी फुल फॉर्म। इसकी शुरुआत 2015 में दिल्ली से होती है। किस मंत्रालय की होती है आपने देख लिया। इसमें जो मैक्सिमम लोन की सीमा है, देखिए इसमें 3 कैडर के लोन मिलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इसमें कितने कैडर के लोन मिलते हैं, तो 3 कैडर के लोन मिलते हैं। जो सबसे हाइयर वाला है ये तरुण कैडर के लोन है ना, जिसमें मैक्सिमम रखा गया है 10 लाख रुपया तक, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। मतलब ओवरऑल मुद्रा योजना में सबसे ज़्यादा लोन अगर कोई प्राप्त करना चाहता है तो कितना मिल सकता है? तो 10 लाख रुपया मिल सकता है, ठीक है। इसी के अलावा इसके जैसा ही एक
पीएम स्वनिधि योजना चलाया गया था, ठीक है, पीएम स्वनिधि योजना। ये क्या होती है? तो पीएम स्वनिधि योजना जब देश में कोरोना चल रहा था तो 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। ये किस लिए? कि आप जानते हैं कि देश में कोरोना हर बड़े छोटे आदमी को प्रभावित किया, तो जो रेहड़ी का मतलब विक्रेता थे, जैसे कोई आम बेच रहा है, कोई पानी पूरी बेच रहा है यहाँ पे रोड के किनारे, तो इनकी जो बिजनेस चौपट हुई, तो पुनः बिजनेस बसाने के लिए एक जो है लोन देने का काम, जो स्कीम चलाया सरकार, ये रेहड़ी यानी छोटे व्यापारियों को, इसी को जो है पीएम स्वनिधि योजना नाम दिया गया था, 2020 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अगला प्रश्न हमारा, चाम मास्क। चाम मास्क नृत्य किस राज्य से संबंधित है? चाम मास्क डांस इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट? देखिए क्वेश्चन ये सीजीएल 2019 में इसे पूछा गया कुछ इस प्रकार से, इसी क्वेश्चन को, कि चाम मास्क नृत्य भारत के अलावा और किस देश में किए जाते हैं? भाई सीजीएल है, 2 नंबर दे रहे हैं, तो 2 नंबर का वेट तो रहेगा ना भाई। अब बनोगे इनकम टैक्स ऑफिसर तो थोड़ी बहुत तो मेहनत करना ही पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कहाँ से पूछा है ना, मैंने वहीं से रखा है, ये चीज़ भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में दूंगा। चाम मास्क नृत्य जो है ये आपका भारतीय राज्य सिक्किम से संबंधित है, और अच्छा नृत्य है जी, है ना, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा है फुद्दू, है ना, बहुत मतलब बड़े लेवल पे सिक्किम के अंदर होती है, ठीक है। यह तिब्बतियन बौद्ध धर्म के जो लोग हैं ना उनके द्वारा होता है। तिब्बतियन जो बौद्ध धर्म के लोग हैं ये होता है आपका सिक्किम के अंदर। सिक्किम के अंदर और भी कई सारे त्यौहार होते हैं, लोसांग वगैरह भी होते हैं सिक्किम के अंदर, लेकिन यहाँ पे फिलहाल हम चाम मास्क पे फोकस कर रहे हैं, है ना। यह नृत्य जो है सिक्किम में तो होता ही होता है, इंडिया के स्टेट में, इसके अलावा यह भूटान में भी होता है, भूटान में भी होता है जी, है ना, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। भारत के साथ साथ ये पड़ोसी भूटान में भी होता है ना। भूटान से आजकल कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मैं भी आपको कुछ यहाँ पे जरूर बता के जाऊँगा। भूटान की जो आपका मुद्रा है इसे न्यूट्रगलम कहते हैं, न्यूट्रगलम कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा भूटान की जो राजधानी है इसे आपका थिम्पू कहते हैं, थिम्पू कहते हैं भूटान की राजधानी को, है ना। इसके अलावा भूटान में एक आधिकारिक भाषा बोला जाता है, इसे जोखंगा कहा जाता है, जोंगखा या जोखंगा। इस प्रकार से तीनों बात भूटान के रिगार्ड में आपको जरूर ध्यान रखना है, राजधानी, मुद्रा और इसके यहाँ का जो है ऑफिशियल लैंग्वेज। भूटान के अंदर आपको जो है चाम मास्क नृत्य देखने को मिल जाएगा, जो भारतीय राज्य सिक्किम की एक विशेष प्रकार की नृत्य है, जो किसके द्वारा की जाती है? वहाँ के टिबेटियन बौद्ध के द्वारा किया जाता है। सिक्किम के अन्य त्यौहार भी हैं, जैसे सागा दावा हो जाएगा, लोसांग हो जाएगा, ये सब आपके सिक्किम के अंदर ही होती है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। सिक्किम राज्य की स्थापना से भी पॉलिटी में क्वेश्चन आ जाती है। तो सिक्किम जो है 1975 में भारत का स्टेट बना था, इसके लिए 22वें नंबर के अमेंडमेंट 36वें नंबर के अमेंडमेंट किए गए थे, और ये जो है 22वां राज्य बन गया था इंडिया का। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, सिक्किम जो है इस प्रकार से पनप गया है, ठीक है। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है हमारा, द नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए द नेमसेक पुस्तक इंपॉर्टेंट पुस्तक है झुम्पा लाहिड़ी का, इनके राइटर झुम्पा लाहिड़ी है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ नेमसेक? तो इनका जो आंसर है ये आपका झुम्पा लाहिड़ी हो जाएगा, है ना। झुम्पा लाहिड़ी की प्रमुख पुस्तक है द नेमसेक। इनके अलावा एक और पुस्तक जो इनके पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, तो इनको भी ध्यान रखेंगे, ये भी झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तक है ना। इसके अलावा लज्जा पुस्तक आप समझते हैं, ये जो है काफ़ी विवादित रहा था एक सन में। तो लज्जा पुस्तक जो है तस्लीमा नसरीन की पुस्तक है ना, जो दिल्ली में फिल्म फेयर मेला लगता है ना, वहीं पर इसको जो है हाईलाइट कराया गया था, है ना। बहुत दिन हो गया इस बात को, है ना। तो फिल्म फेयर अवार्ड मेला जो है कहाँ लगता है भैया? माफ़ कीजिएगा, पुस्तक मेला, फिल्म फेयर ने पुस्तक मेला दिल्ली में लगती है, ये बात ध्यान रखेंगे आपको। ये करेंट सेक्शन से भी क्वेश्चन बन जाता है और एनिशिएंट भी है, क्योंकि वहाँ लगता ही लगता है। इसके अलावा ओलिवर ट्विस्ट के लेखक कौन है? ये चार्ल्स डिकेंस है, ओलिवर ट्विस्ट। टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक भी चार्ल्स डिकेंस है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है ना, अगला प्रश्न है कि भाई I2U2 जो है सदस्य देशों में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा, है ना। आइए, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन द ग्रुप I2U2 मेंबर कंट्रीज? अच्छा, ग्रुप नहीं बोलेंगे तो फिर मेंबर कंट्रीज सही है, ग्रुप पहले बोल देते तो I2U2 पर लास्ट करना होता, ठीक है। अंग्रेजी की भी थोड़ी बहुत समझ जरूरी होनी चाहिए आपको, क्योंकि आप एसएससी की एग्जाम देने जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे सदस्य देश जो है I2U2 के, ये हैं आपका आई से इंडिया, आई से इजराइल, तो ये दूगो आई हो गया, और दूगो यू में एगो यूएसए है और एगो है यूएई। देखिए यूएई का मुद्रा बिहार सीजीएल जो एग्जाम कैंसिल हो गया ना, 5 तारीख को कराया गया था, 5 मार्च को शायद, है ना, और जो पहले हुआ था वो 23 दिसंबर को कराया गया था, तो कैंसिल हो गया। तो इस एग्जाम में पूछा गया था यूए की मुद्रा, तो भैया यहाँ का मुद्रा जो है ना दिरहम है, दिरहम,
ठीक है। दिरहम है यहाँ के मुद्रा, यूएई की, संयुक्त अरब अमीरात का, ठीक है, ध्यान रखेंगे, रियाल पियाल नहीं कर देना है, दिरहम है, ठीक है। इसके अलावा एक सेकेंड, बात करें इस जो संगठन है आपका I2U2, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है ये 2021 ईस्वी में हुई थी, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा इन समूहों को जो मतलब ये जो I2U2 समूह है, इसे उपनाम जो है, इसका उपनाम दिया गया है पश्चिमी एशियाई क्वाड। क्वाड आप समझते हैं क्या होता है भाई, क्वाड में भी 4 कंट्री है, ये आप में भारत है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ये क्वाड के सदस्य देश हैं। U2I2 के सदस्य देश अभी अभी आपने देखा, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, इजराइल और भारत। इसी प्रकार से एक ब्रिक्स कंट्री है, उसको भी आपको ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ भारत इंक्लूड है आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ब्रिक्स के ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। इसी प्रकार से आपको सार्क की जो सदस्य देश है, इसे भी ध्यान रखना है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन सार्क। इसकी स्थापना 1985 में होती है, मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है ना। तो इसकी जो है आपको सदस्य देश जरूर याद रखना है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और श्रीलंका, है ना। इस प्रकार से जो है इनका देश है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ आपको और याद रखना है, जैसे आपने अभी अभी, हाँ, G20 किस देश की सम्मेलन है, तो विकासशील या अर्ध विकसित, और G7 या G6 हो गया है, तो ये जो है आपका विकसित देशों का समूह है। पहले G8 हुआ करता था, बाद में रूस हट गया, तब से फिर से G7 हो गया। पहले G6 था, फिर 7 बना, फिर 8 बना, फिर 7 बना, तो इसका भी चक्र चलता रहता है, ये विकासशील देशों का समूह है, ठीक है। इसके अलावा नाटो वाटो का नाम आप सुने ही होंगे, क्यों भाई, नाटो के लिए तो इतना बवाल हो गया है ना, नाटो में सदस्यता चाह रहा था यूक्रेन, तभी तो मामला गड़बड़ाया रूस के साथ, है ना। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, सेवाग्राम आश्रम की स्थापना 1936 ईस्वी में किसने किया है। हु फाउंडेड सेवाग्राम आश्रम इन 1936 AD। अच्छा दोस्तों, एक बच्चे ने कमेंट किया है कि सर ग्राम पंचायत जो है ये 11वीं भाग में है ना, और नगर निगम जो है ये 12वीं भाग में है। मैं आपको बता दूं बच्चे, आप कंफ्यूज हो, है ना, ये जो है कंफ्यूज है बच्चा, है ना। भाग और अनुसूची दोनों अलग अलग चीज़ है संविधान के अंदर भाई साहब। भाग जो है ये 22 है, जो 25 भागों में विभक्त है, अनुसूची मात्र 12 है। मैंने कहा है कि भाग 9 में है आपका ग्राम पंचायत, है ना, ग्राम पंचायत जो है ये भाग 9 में है, और 9 का एक क्रिएट किया गया है जिसमें नगर निगम को रखा गया है। 11वीं अनुसूची है ये, अनुसूची अगर कर दे तो 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत है, और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका है। तो ज़रा देख लीजिएगा, मैंने आपको कमेंट कर दिया था, नाम तो अभी याद नहीं है फिलहाल, है ना। सेवाग्राम आश्रम की स्थापना 1936 में किसने किया था। हु फाउंडेड सेवाग्राम आश्रम इन 1936 AD। तो भैया ये महात्मा गांधी है। ये कहाँ पर करते हैं, महाराष्ट्र के वर्धा में सेवाग्राम जो है आश्रम की स्थापना। देखिए बहुत सारे आश्रम हैं जो आपको जो है पूछा जाता है। सबसे पहले तो एक शांति निकेतन, अपने आप में ये भी आश्रम है। तो शांति निकेतन आश्रम की जो स्थापना है ये आपका किए थे गुरुदेव यानी रविन्द्रनाथ टैगोर। सेवाग्राम आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी। साबरमती आश्रम की स्थापना ये भी महात्मा गांधी ने ही करवाया था। फिर फिनिक्स फॉर्म है, टॉल्स्टॉय फॉर्म है, ये भी महात्मा गांधी से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन ये इंडिया के बाहर है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेवाग्राम आश्रम 1936 में महात्मा गांधी के द्वारा महाराष्ट्र के वर्धा में एस्टेब्लिश किए गए थे। इसके अलावा साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में अहमदाबाद जो गुजरात में है वहाँ पर करा गया था। और दांडी मार्च की शुरुआत इसी साबरमती आश्रम से 1930 में यानी 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ है। 2 करोड़ बार ये क्वेश्चन ईस्वी सहित पूछा गया है कि दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ऑप्शन में आपको रहेगा 12 अप्रैल 1930 अहमदाबाद से, 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से। तो आपको 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम को पिक करना है, ठीक है। अच्छा, ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मना रहे हैं हम लोग, ये भी स्टार्टिंग भैया यहीं से हुआ है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा गांधी जी जो है ये दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस आए थे। और कब आए थे, तो 9 जनवरी को आए थे। इसी कारण हम 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मना लेते हैं इंडिया में। और ये जो 2023 प्रवासी दिवस मनाया गया है सप्ताह, ये आपका इंदौर में मनाया गया है। और यहाँ पे जो आपका मुख्य जो चीफ गेस्ट थे ये गुयाना के जो है राष्ट्रपति थे, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो गणतंत्र दिवस है इस पे चीफ गेस्ट मिस्र की राष्ट्रपति थे, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा चंपारण सत्याग्रह, आप देखिए गांधी जी से जो थोड़ा सा गांधी युग में आ जाइए, काफ़ी नंबर दिलाता है जी गांधी जी भी, है ना।
चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। इंडिया में ये पहला सत्याग्रह इनका गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद। इनके बारे में मैं जड़ से अंत तक बता चुका हूँ। जन्म 2 अक्टूबर को होती है। 2 अक्टूबर को जो है अहिंसा दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा डिक्लेयर किया गया। इसके अलावा 1893 में अफ्रीका जाते हैं, वहाँ पे जो है उनके साथ कुछ ऐसी घटना होती है जो राजनीतिक में सक्रिय होते हैं, है ना। इसके अलावा बहुत सारे आंदोलन वगैरह अफ्रीका में भी किए, लेकिन 1915 में वापस आ गए इंडिया। राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पे बिहार गए, जहाँ पे चंपारण सत्याग्रह किए। तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध में था ये आंदोलन। तिनकठिया पद्धति क्या है मैं समझा चुका हूँ, नील की खेती से संबंधित था कि 1/3 में आपको नील की खेती करनी होगी, इनसे निजात दिलवाए। फिर वर्धा आंदोलन खेरा आंदोलन करवाए गुजरात में 1918 ईस्वी में, टैक्स के जो है बढ़ते हुए पर अंकुश लगाने के लिए। फिर गुजरात में ही अहमदाबाद मिल मालिकों के लिए जो है उन्होंने आंदोलन किए। फिर 1920 में असहयोग आंदोलन चलाए, 1930 में दांडी मार्च चलाए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाए, 1931 में गांधी इरविन समझौता किए, 1924 में कांग्रेस की अध्यक्षता किए, 1948 में जो है शहीद हुए। तो इस प्रकार से गांधी इरा भी आपको थोड़ा बहुत जरूर ध्यान रखना है। इनके गुरु का नाम महादेव गोविंद रानाडे है ना। महादेव गोविंद रानाडे नहीं था, गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है, सुधार कर लीजिएगा। इनके 4 लड़के थे, ये भी पूछा जाता है, बताइए, है ना। तो ये अहमदाबाद आंदोलन हो गया 1918, सत्याग्रह मैं बता ही दिया। ये असहयोग आंदोलन 1920, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, दिल्ली समझौता जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है 1931, गांधी अंबेडकर यानी जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है 1932। तो ये सब तो कुछ इनके आंदोलन या फिर जो है मशवरा जो एग्रीमेंट था इसके बारे में है। इंडियन ओपिनियन ये भी किताब है, ये हेरिजन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यंग इंडिया, ये सभी के सभी गांधी जी के पुस्तक और पत्रिका है। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है, चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ रॉक्स कॉल्ड। तो रॉक्स के जो स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम पेट्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेट्रोलॉजी कहते हैं, राइट। इसी प्रकार से जो हम लेक के अध्ययन करते हैं, लेक है ना, झीलों का अध्ययन जो करते हैं, इसे हम लिम्नोलॉजी कहते हैं। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी काम आएगा, MTS CHSL SSC देने वालों, है ना। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, पीडोलॉजी कहते हैं, पीडोलॉजी। मिट्टी सॉइल का अध्ययन, सॉइल का अध्ययन कहते हैं पीडोलॉजी को। कोशिका का अध्ययन, सेल का अध्ययन जो है ये साइटोलॉजी कहलाते हैं। कोशिका की खोज किसने किया, जीवित कोशिका का खोज किसने किया, आप लोग मुझे कमेंट कर देंगे तो आभारी रहूँगा, है ना। इसके अलावा संविधान के मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत किस अनुच्छेद में देश की संप्रभुता अखंडता की रक्षा से संबंधित बातों को दर्शाया गया है। इन व्हिच आर्टिकल अंडर द फंडामेंटल ड्यूटीज, ड्यूटीज होना चाहिए, कर्तव्य से बहुत हैं, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द थिंग्स रिलेटेड टू प्रोटेक्टिंग द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री हैव बीन शोन। तो भैया ये है आपका आर्टिकल 51 के A के C। आप जानते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये आपके 10 प्रकार के 1942 में लगा दिया गया था, ठीक है। वो संविधान संशोधन यानी अमेंडमेंट 1976, माफ़ कीजिएगा, 1976 में 42वां अमेंडमेंट के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे, ठीक है, ये तो लग गई। लेकिन 2002 में एक और अमेंडमेंट होता है 86वां, इसके तहत शिक्षा वाला जो है ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज बने और मौलिक अधिकार भी बने। तो इस प्रकार से 10 से बढ़ के 11 मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए, जिसे आर्टिकल 51 के A में रखा गया है। आप सभी जानते हैं, A को कैपिटल कर लीजिए। इसके अलावा जो इनके भाग हैं, ये भाग 4 के A है जी। तो ये भैया 11 है, तो क्या 11 ऐसे लाइन से लिखा है, ऐसे लाइन से लिखा है 51 में जी, नहीं। हर चीज़ के लिए एक जो है मतलब व्यक्ति मतलब सिस्मेटिक ढंग से व्यवस्था किया गया है जी। इस प्रकार से 11 लाइन बने हैं। आप जो है 51A1 है ना, 51A2, इस प्रकार से 11 बार लिखा गया और हर चीज़ में 11 मौलिक कर्तव्य को समावेश किया गया है। तो इस प्रकार के जो थर्ड कॉलम है, जो C वाला पार्ट है 51AC में, इसमें आपको देश की जो है इंटीग्रिटी और जो है संप्रभुता वगैरह को जो है आपको बनाने के मतलब क्या बोलते हैं, बचाए रखने और उनके लिए जो तत्पर रहने की बात करी गई है। आपके सामने सीट दिख रहा होगा, ये हमारा मौलिक कर्तव्य का सीट है, जिसमें 51A में कहा गया है कि संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, है ना। ये हमारा जो है मौलिक कर्तव्य होगा आर्टिकल 51 के A के थ्रू, ठीक है। आर्टिकल 51A के B के थ्रू जो मौलिक कर्तव्य हमारा, उन महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना जिन्होंने हमें
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किए हो। ठीक है, इसके अलावा सी में जो इस क्वेश्चन का रीड है ना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। तो यही हमारा क्वेश्चन था। ये वाला पीडीएफ हमने कल एमटीएस में भी पढ़ाया था, क्योंकि आजकल क्वेश्चन यहाँ से आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने अभी अभी बताया, मौलिक कर्तव्य का इतिहास की कैसे जुड़ा, शुरू में कितने जुड़ा, किस समिति पे जुड़ा, कौन से अमेंडमेंट में जुड़ा, किस ईयर में जुड़ा, कहाँ रखा गया है, किस पार्ट में है, यही सब बात यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, और कुछ नहीं। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? व्हिच ऑफ द नेशनल गेम व्हिच इज द नेशनल गेम ऑफ श्रीलंका? तो भैया श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल जो है ये वॉलीबॉल है। ठीक है, क्या है? वॉलीबॉल है। दो देशों का राष्ट्रीय खेल आपसे पूछता रहता है, एक तो श्रीलंका का है ना, एक श्रीलंका का पूछता है, एक भूटान का भी पूछ देता है, और एक यूएसए का पूछता है राष्ट्रीय खेल, है ना। पहले जापान का भी रेलवे पूछता था, जूडो, लेकिन अब नहीं पूछता है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल दोस्तों बेसबॉल है ना, बेसबॉल जो है यूएसए का राष्ट्रीय खेल है ना। और जो श्रीलंका का है ये वॉलीबॉल है राष्ट्रीय खेल, है ना। और जब भूटान का जो है, ये भूटान का तीरंदाजी है, भूटान का तीरंदाजी है। मैं पूरी तरीके से कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन देख लीजिएगा, भूटान का तीरंदाजी ही होगा, मैंने भी पढ़ा है भाई, तीरंदाजी ही होगा, है ना। इसके अलावा ज़रा आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि भूटान का तीरंदाजी है या नहीं, है ना, क्योंकि मैंने तो पढ़ाया है आपको भूटान का, हाँ मुझे वो याद है, भूटान की तीरंदाजी होगा पक्का 100%, है ना। श्रीलंका जो है ये ब्रिटिश सरकार के से जो अधीन हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, ये 4 फरवरी 1948 को हुआ था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। सीजीएल 2 करोड़ बार बस इसकी इस भी पूछा है कि श्रीलंका जो है ब्रिटेन से कब आज़ाद हुआ था, पता नहीं क्या मिलता है उसको। श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, टापू है ना। यहाँ पे सिंहली भाषा और तमिल भाषा बोली जाती है। श्रीलंका के अंदर बहुत सारे चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे जो आपका पहले सीमा बनाता है उसके बारे में बात कर लें। श्रीलंका और भारत के बीच में जो सीमा है ये मन्नार की खाड़ी क्रिएट करता है, पाक जल डमरू मध्य खाड़ी क्रिएट करता है, राम सेतु या एडम ब्रिज। राम सेतु पिक्चर भी आ चुका है अक्षय कुमार का, तो आप देखे होंगे। श्रीलंका के अंदर जो है हम्बनटोटा बंदरगाह है ना। इसके अलावा एलिफेंटा पास है। ये सब बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है हमारा कि यहाँ पे श्रीलंका के बारे में कुछ और भी छूट गया है। हम्बनटोटा बंदरगाह, एलिफेंटा पास, श्रीलंका में स्थित श्रीलंका की नवीन राजधानी क्या है? जयवर्धनेपुरा कोट्टा, पहले क्या था? कोलंबो। ठीक है, ये बात सब ध्यान रखेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कलाकारों में से कौन से एक प्रसिद्ध घाटम के वादक है? भाई घाटम भी एक प्रकार की वाद्य यंत्र है ना। हु अमंग द फ्लोइंग आर्टिस्ट इज अ फेमस घाटम प्लेयर? तो भैया घाटम प्लेयर जो है गिने चुने हैं हमारे इंडिया में, तो इसे जरूर याद रखेंगे। आपके सामने घाटम प्लेयर का लिस्ट दिख रहा होगा, ये देखिए घाटम प्लेयर के लिस्ट में कौन कौन है। तो भाई टी.एच. विनायक राम, ज़्यादातर इसी को पूछता है, टी.एच. विनायक राम, टी.एच. विनायक ही लिखता है, विनायक राम नहीं लिखता, इतना ही लिखता है। टी.एच. विनायक का संबंध किस जो है वाद्य यंत्र से है? तो घाटम से है। इसके अलावा ई.एम. सुब्रमण्यम, एगो एल सुब्रमण्यम है, ध्यान रहे, एगो एल सुब्रमण्यम है, एल सुब्रमण्यम है, ये अलग है ना। एल सुब्रमण्यम ये सरोद से है। इसके अलावा जो है ये घाटम से ई.एम. सुब्रमण्यम है। ठीक है, ई.एम. सुब्रमण्यम है, ई.एम. सुब्रमण्यम, ये आपका जो है घाटम से है। तो ये दोनों को जरूर ध्यान रखेंगे, विनायक को और जो है ई.एम. सुब्रमण्यम को। ठीक है, इन दोनों बात को जरूर आपको ध्यान रखना है। हाँ, तो श्रीलंका के बारे में यहाँ पे सब कुछ हो गया था भैया। श्रीलंका के बीच में जो है मन्नार की खाड़ी, पाक जलडमरू मध्य, राम सेतु है, एडम ब्रिज है। इसके अलावा हम कहाँ थे? तो ये घाटम के देख लिए थे। घाटम के कौन है? टी.एच. विनायक और ई.एम. सुब्रमण्यम, है ना। इसके अलावा जो कुछ अन्य कलाकार हैं जिसको भी आपको देख लेना है, देखिए अभी अभी आपके एमटीएस के एग्जाम में ये जो आपका अन्नपूर्णा दिख रहा होगा, अन्नपूर्णा देवी, इनके बारे में पूछा गया था कि भाई ये क्या प्ले करते हैं? तो सुरबहार प्ले करते हैं। तो आजकल जो मतलब फेमस है ना उनको कम पूछता है, जो फेमस वाद्य यंत्र है या फिर उनके कैरेक्टर हैं उनको कम पूछता है। जो मतलब छुपे हुए हैं, पर्दे के पीछे हैं, अनवेल नहीं हुआ है, उनको ज़्यादा पूछता है। तो एसएससी सीजीएल की एग्जाम के लिहाज से ये वाली सीट में जिसको है आपको ध्यान रख लेना है। अच्छा अच्छा, एल सुब्रमण्यम ने क्या बताया था भाई? सुब्रमण्यम, यहाँ पे ई.एम. सुब्रमण्यम है जो घाटम प्ले करते हैं। एल सुब्रमण्यम जो है ये आपका मैंने सरोद बता दिया है, शायद सरोद नहीं होगा, ये जो है आप बायलिन लिख लेंगे इनको, बायलिन, या फिर ये सारंगी भी थोड़ी मात्रा में प्ले कर लेते थे। तो बायलिन या सारंगी आपको एल सुब्रमण्यम हो जाएगा, सरोद को काट दीजिएगा। ठीक है, तो मेरा कहना है कि भाई इस लिस्ट में जो है इनको जरूर ध्यान रखें थोड़ा बहुत, है ना। अभी अभी आपका ये पूछा गया था ब्रिजभूषण काबरा, यहाँ पे कहीं दिख रहा है क्या ब्रिजभूषण काबरा? ग्रिटान से एक ही दिख रहा है ब्रिजभूषण काबरा, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा श्रीलंका के बारे में हो ही गया था। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है
गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? हु इज़ द विनर ऑफ द गांधी मंडेला अवार्ड 2022? बीच बीच में काम आ जाता है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं घर से काम कर रहा हूँ इस वक्त। तिब्बती धर्म गुरु ये दलाई लामा है, दलाई लामा को कौन नहीं जानता है ना। इसके अलावा गांधी मंडेला पुरस्कार कौन देता है? तो गांधी मंडेला ट्रस्ट के द्वारा देता है। ये ट्रस्ट की जो है मुख्य ब्रांच कहाँ पे है? तो ये दिल्ली के अंदर है ना। ये पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो स्वतंत्रता और जो मानव का जो अधिकार है, मानव अधिकार या स्वतंत्रता, इसकी जो है बढ़त करना, इंक्रीज करना, इसके लिए समर्थन करने के लिए जो है इसे दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा नेल्सन मंडेला को अफ्रीकन गांधी कहा जाता है और नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नाम के पुस्तक आपने सुना ही होगा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है ना, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है ना, मतलब स्वतंत्रता का लंबा जर्नी। तो ये किताब भी नेल्सन मंडेला का है। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इस प्रकार के प्रश्न आपको ज़्यादातर प्रचलन में रहते हैं सीजीएल के अंदर खास करके। तो आपको जो है 4 को नीचे दे देगा और मिलान करके दे देगा, वो गलती दे देगा, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल, जलवायु परिवर्तन, मैं सही दिया हूँ इसीलिए आंसर वाला जो है कॉलम आपका खाली है। देखो आंसर में कुछ नहीं लिखा है क्योंकि ये जो है बहुविकल्पीय तो है ही नहीं, मल्टीपल चॉइस। यहाँ पे तो मैं आपको ऑनलाइनर पढ़ा रहा हूँ तो नीचे सही आंसर ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे जब पीडीएफ पर होगे। क्योटो प्रोटोकॉल, जलवायु परिवर्तन 1997 में होते हैं जी। इसके अलावा ये क्योटो शहर कहाँ, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, एचसीएम के एग्जाम में, तो बता देना भैया। ये क्योटो शहर जो है ये जापान के अंदर है, टोक्यो का छोटा भाई है क्योटो। देखो ना, उल्टा कीजिए ना, टोक्यो जैसा हो जाएगा, है ना। इसके अलावा मिनिस्ट्रियल जो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये आपका कब हुआ है? 1987 में हुआ है। और ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना, ये आपका ओजोन संरक्षण से संबंधित है, यानी ओजोन परत को ह्रास करने वाली जो भी रिजेंट है, कारक है, उसकी उत्पादन में कमी करना या फिर पूर्णतः बंद करना, इस प्रकार की बात, यानी कुल मिला के ओजोन संरक्षण से संबंधित है। ओजोन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 16 सितंबर को इंडिया के अंदर। ओजोन का सूत्र भी एग्जाम में पूछा गया है आपको, तो ओजोन का सूत्र O3 होता है। इसके अलावा ये पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरण से जो हमारी रक्षा करती है। हाल में ही 1300 ईस्वी से भी पुरानी बौद्ध स्तूप का खोज किस मंदिर के प्रांगण में हुआ है? रिसेंटली अ बुद्धिस्ट स्तूपा ओल्डर देन 1300 है ना हैज बीन डिस्कवर्ड इन द प्रेमिसेस ऑफ व्हिच टेम्पल? तो भैया ये आपका जो खोजा गया है, ये भगवान जगन्नाथ के मंदिर उड़ीसा जो है वहाँ पे मिला है। 1300 वर्ष से भी पुराना बौद्ध स्तूप का जो है पता चला है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, आने वाले एग्जाम के लिए हो सकती है, क्योंकि बौद्ध स्तूप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंसी रखता है आपके जो है एसएससी के एग्जाम के लिहाज से। कुछ यहाँ पे बौद्ध स्तूप है जिसको आपको ध्यान रखना है, जैसे रूमटेक बौद्ध स्तूप, ये आपका कहाँ पे है? सिक्किम के अंदर है। तवांग मठ ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। इसी के अलावा एक आपका केसरिया मठ है, केसरिया मठ है, ये केसरिया मठ आपका बिहार में है, इसे भी ध्यान रखेंगे। सांची का बौद्ध स्तूप है, तो ये आपका कहाँ पे है? एमपी के अंदर सांची का खाली स्तूप का ये क्या अशोक ने बनवाया था। इसके अलावा आपका धमेक स्तूप है, धमेक स्तूप, ये आपका उत्तर प्रदेश बनारस यानी जो आपका सारनाथ में स्थित है। तो ये सब कुछ बात आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के सीजीएल के ऊपर प्रैक्टिस सेट की वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर फैलाएं। देखिए आपको अगर अच्छा लग जाए ना तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं, लाइक करनी मतलब कोई ज़रूरी नहीं है जी, है ना। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।